हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स मी उर्वशी। आप सभी के साथ हम लेके आए हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने एमएसएन के मॉडल पेपर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व कर लिए हैं, मॉडल पेपर सेकंड भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम मॉडल पेपर थर्ड लेके आए हैं। हम लोग आपकी बेस्ट प्रैक्टिस करा बेस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए हम लोग लेके आए हैं नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस। आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए एक आपके लिए एक बैच भी लॉन्च किया है, जिसे हम आरंभ बैच के नाम से जानते हैं। आरंभ पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग 2026, जिसको आप अगर आप एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम आपकी इसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कराने में हम आपकी प्रॉपर हेल्प कर सके और आपको प्रॉपर स्मार्ट और क्विक गाइडेंस मिल सके। तो आप जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए और हम आपको बता देते हैं हम क्या क्या आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में हर एक कॉन्सेप्ट बहुत कंसाइज वे में क्लियर करा दिया जाएगा, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट टिप्स पे याद हो जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिससे आप टेस्ट दे दे के आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कैसे होती है, क्वेश्चन कैसे आते हैं और कितने टाइम में आप कैसे कैसे सेल्फ एनालाइज कर सकेंगे। आप उससे आपको प्रॉपर टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा क्या न्यू अपडेट्स हैं, क्या आपको क्या क्या नेसेसरी है, हर एक चीज के बारे में आपको पता चलेगा। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे कि आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते आ रहे हैं, जिससे आप उन क्वेश्चंस की और बेटर प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो हम लोग आपके साथ जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए फ्री है, सो गो एंड जस्ट चेक योर एबिलिटी। तो आपकी एक थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए हमें, और जिससे हम आपकी प्रैक्टिस करवा सके। तो देखिए हमारे टॉपर्स जिन्होंने जैसे आज आप हमारे साथ जो मिलके और अपनी स्टडीज पे फोकस हैं, हमारी गाइडेंस ले रहे हैं, ऐसे ही इन लोगों ने भी हमारे साथ जुड़े थे और इन लोगों ने भी अपने गोल्स अचीव किए हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग भी इसका हिस्सा बने। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच कार्डियक मार्कर राइजेस अर्लीस्ट आफ्टर मायोकार्डियल इंफेक्शन। क्या बोल रहा है ये? विच कार्डियक मार्कर, कौन सा कार्डियक मार्कर है, ठीक है, किसके लिए राइज करता है अर्लीस्ट सबसे पहले आफ्टर एमआई। एमआई क्या है? एमआई यानी हार्ट अटैक, ठीक है। एमआई का मतलब अपन क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। इसमें क्या हो रहा है? हार्ट अटैक होने के बाद क्या होता है, ब्लड में सबसे पहले कौन सा कार्डियक मार्कर, मतलब एक तरीके का प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन या एंजाइम जो हार्ट को डैमेज होने पर रिलीज होता है। जब हार्ट डैमेज होता है तो कौन सा कार्डियक मार्कर, मतलब कौन सा प्रोटीन सबसे पहले रिलीज होता है, ठीक है। कौन सा होता है इसमें? अगर अपन देखें तो सबसे पहले होता है मायोग्लोबिन। अभी मायोग्लोबिन क्यों होता है ये मैं बता दूं आपको। मायोग्लोबिन इसलिए होता है, देखो मायोग्लोबिन एक बहुत ही छोटा प्रोटीन होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन बहुत ही छोटा प्रोटीन होता है जो कि मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन को होल्ड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को होल्ड करता है। जैसे ही हार्ट अटैक के दौरान हार्ट की जो मसल्स है, ठीक है, वो डैमेज होती है, तो ये सेल से निकलकर सबसे पहले तेज स्पीड से ब्लड में घुल जाता है, ठीक है। तो अपने को जैसे हार्ट की जैसे मसल्स डैमेज होगी, तो ये क्या करेगा, मायोग्लोबिन क्या है, हार्ट से निकल के ब्लड में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हार्ट अटैक के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ब्लड में घुलना जो बढ़ना शुरू हो जाता है, लगभग 4 से 6 घंटे
ठीक है, इसमें सबसे पीकेस्ट पे होता है, ये सबसे पीक पे होता है कौन सा, मायोग्लोबिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ पेशेंट विथ pancreatitis is expected to have elevated serum। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक पेशेंट है विथ पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, इज एक्सपेक्टेड टू हैव एलिवेटेड। क्या बोल रहा है, अगर किसी पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है, पैनक्रियाटाइटिस हो गई है तो उसे ब्लड में, ठीक है, ब्लड टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट कराएंगे, ठीक है, तो सीरम में किस चीज का लेवल एलिवेटेड मिलेगा। ठीक है, अगर अपन ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराते हैं अपन, तो अपने को किस चीज का लेवल सबसे बढ़ावा मिलेगा। इज एक्सपेक्टेड, किसका मिलेगा अपने को लेवल बढ़ावा, बिलिरुबिन, लाइपेज, क्रेटेनिन, या या ट्रोपेनिन। तो इसमें क्या आएगा, लाइपेज का अपने को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, लाइपेज जो है इसका अमाउंट अपने को बढ़ावा मिलेगा ब्लड में। क्यों मिलेगा, क्योंकि बाकी जो है, अगर हम ऑप्शंस में चेक करते हैं, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन क्या है, ये लीवर और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। ठीक है, जब लीवर और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है तब अपने को बिलिरुबिन बढ़ावा मिलता है। ठीक है, या हल्की पेनक्रियाटाइटिस में कभी कभी बाइल डक्ट ब्लॉक होने से ये बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन ये पेनक्रियाटाइटिस का प्राइमरी मार्कर नहीं है। ठीक है, अब लाइपेज, लाइपेज क्या है, जब पेनक्रियास जब बीमार होता है, ठीक है, तो वो लाइपेज एंजाइम को ब्लड में लीक करता है। ठीक है, जो लाइपेज जो है वो पेनक्रियास का स्पेसिफिक होता है, पेनक्रियास स्पेसिफिक होता है, यानी इसका बढ़ना सीधा इशारा करता है कि पेनक्रियास में गड़बड़ है। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, डायरेक्ट स्पेसिफिक है पेनक्रियास से। ठीक है, जैसे ही लाइपेज का बढ़ेगा तो अपने को क्या पता चल जाएगा कि पेनक्रियास में दिक्कत है। ठीक है, फिर क्रेटेनिन किसके लिए होता है, अपने किडनी में अगर डिफेक्ट है तो क्रेटेनिन। ठीक है, और ट्रोपोनिन किसके लिए होता है, अपने हार्ट के लिए। तो अपना क्या सही आंसर होगा, लाइपेज। ठीक है, अपना थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज सीन इन प्रोलोंग्ड वॉमिटिंग। क्या बोल रहा है ये अपना, कि कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, देखा जाएगा एसिड बेस इम्बैलेंस। ठीक है, प्रोलोंग वॉमिटिंग होती है तब। ठीक है, यानी अगर किसी को बहुत लंबे समय से उल्टियां हो रही है, ठीक है, उल्टियां हो रही है, तो उसे शरीर में एसिड और बेस का बैलेंस कैसे बिगड़ेगा, कौन सी कंडीशन पैदा होगी। ठीक है, यही पूछ रहा है, तो कौन सी होगी इसमें, ये होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। ठीक है, बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब क्यों होगा, पेट में पेट या स्टोमक में क्या होता है, हमारे स्टोमक में क्या है, HCl एसिड है। ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वॉमिटिंग से क्या होता है, जब हमें उल्टी होती है, ठीक है, उल्टी करते हैं तो स्टोमक का सारा कंटेंट क्या होता है, बाहर निकलता है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर एसिड, जो H+ आयन है, वो खो रहे हैं। ठीक है, एसिड एसिड को अपन किससे करते हैं, H+ आयन से डिनोट करते हैं। तो जब अपनी बॉडी में से वॉमिटिंग हो रही है तो एसिड निकल रहा है, एसिड किसके उससे निकल रहा है, H+आयन का इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, बैलेंस कैसे बिगड़ता है, अब शरीर से एसिड निकल गया तो पीछे क्या बचा, बेस, यानी एल्केलाई। ठीक है, और जब शरीर में एसिड कम हो जाता है ना, और बेस जो कि बाइकार्बोनेट होते हैं, कि ठीक है, जब एसिड कम होगा तो क्या होगा, बेस बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में एल्कोसिस कहते हैं। ठीक है, एल्कोसिस होगा। ठीक है, और मेटाबॉलिक क्यों है ये बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, एल्किलोसिस
और एसिडोसिस का तो क्लियर हो गया। अब मेटाबॉलिज्म क्यों है, मेटाबॉलिक क्यों है, क्योंकि ये प्रॉब्लम लंग्स की है, सॉरी लंग्स की वजह से नहीं हो रही, स्टोमक या डाइजेशन की वजह से हो रही है, इसलिए मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रही है, इसलिए मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ immobility is ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, ऑप्शन डी है हाइपरथायरॉयडिज्म। ए ऑप्शन हाइपरटेंशन, बी ऑप्शन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सी ऑप्शन हाइपरग्लाइसेमिया, डी ऑप्शन हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बतानी है, किसकी बतानी है अपने को, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। इसका मतलब क्या है, अगर पेशेंट इमोबाइल है यानी एक ही जगह पर पड़ा है, ठीक है, हिल डुल नहीं पा रहा, ठीक है, जैसे बेड रिडन पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे पेशेंट है, तो उसके शरीर में सबसे ज्यादा होने वाली परेशानी या कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है, कौन सी देखी जाती है, तो अपने को क्या देखी जाती है, इसमें क्या हो जाता है, जब पेशेंट एक ही जगह होगा तो क्या हो जाएगा, उससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखा जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ब्लड फ्लो स्लो हो जाना, ठीक है, इसका मेन रीजन होता है ब्लड फ्लो का स्लो हो जाना। जब हम चलते फिरते नहीं है तो हमारी जो पैरों की जो मसल्स है, जिसको अपन काफ मसल्स बोलते हैं, ठीक है, वो पंप की तरह काम करती है, जो ब्लड को वापस हार्ट तक भेजती है। ठीक है, जो पैरों की मसल्स है वो क्या करती है, काफ मसल्स जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड को वापस भेजती है। ठीक है, इमोबिलिटी का असर क्या होगा, जब पेशेंट हिलता नहीं है तो ब्लड की जो पैरों की जो वेन्स है, ठीक है, जो काफ मसल्स है, नसों में पैरों के वेन्स में, तो ब्लड क्या होगा, पैरों के वेन्स में क्या होगा, जमा होने लगेगा और फ्लो स्लो हो जाएगा। ठीक है, जिसे अपन स्टेटिस बोलते हैं। ठीक है, और क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड एक जगह रुकेगा, ठीक है, तो वो क्लॉट बनेगा, मतलब खून का थक्का बन जाएगा। ठीक है, बनने का डर रहता है। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन में बता दूं, हाइपरटेंशन क्या होता है, इमोबिलिटी से बीपी बढ़ने की बजाय अक्सर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है। अचानक क्या होता है, अचानक खड़े होने पर बीपी गिरना स्टार्ट हो जाता है, ये ज्यादा खतरा होता है, हाइपोटेंशन का ज्यादा खतरा होता है, हाइपर का नहीं होता। ठीक है, और हाइपर ग्लाइसेमिया मतलब हाई शुगर इमोबिलिटी का प्राइमरी या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, मोस्ट कॉमन अपने को मोस्ट कॉमन पूछा है ना इसमें, ये है, हाइपरग्लाइसेमिया भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन में थ्रोम्बोसिस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बैरल शेप्ड चेस्ट। क्या बोल रहा है ये, कौन सी कंडीशन में कैरेक्टराइज्ड बाय देखा जाता है बैरल शेप चेस्ट, मतलब इसका मतलब है कौन सी बीमारी या कंडीशन में कंडीशन है जिसमें पेशेंट का सीना मतलब चेस्ट बैरल मतलब एक बड़े ढोल या पीपे जैसा फूला हुआ दिखने लगता है, कौन से में दिखने लगता है, ये दिखने लगता है एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा में दिखता है ये। ठीक है, हवा का फंसना मतलब एयर ट्रैपिंग होता है। एम्फाइसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, में क्या होता है, फेफड़ों में मतलब जो लंग्स है, लंग्स के अंदर छोटी जो ये थैलियां होती है जिसको अपन एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो एल्वोलाई होती है वो डैमेज हो जाती है, तो इस वजह से जब पेशेंट सांस बाहर निकालता है तो सारी हवा बाहर नहीं आ पाती। ठीक है, बाहर नहीं निकल पाती, तो लंग्स के अंदर भी क्या होती है, अंदर ही फंस जाती है हवा।
ठीक है, एयर जो है वो लंग्स के अंदर ही फंस जाती है। ठीक है, लंग्स का फूलना, अब क्या है, लंग्स लंग्स का फूलना क्यों होता है, क्योंकि हवा अंदर रह गई, तो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, और लंग्स हमेशा फूले हुए रहता है। ठीक है, और चेस्ट का शेप कैसे बदलता है, लंग्स को लगातार फूले रहने की वजह से चेस्ट की रिब्स, मतलब जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती है। इससे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है और ये आगे पीछे तक चौड़ा हो जाता है, जिससे आप जो देखने में क्या बैरल जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज टू, ऑप्शन ए कीप neck flexed, option b, option a keep neck flexed, option b maintain airway and oxygenation, maintain airway and oxygenation, option c encourage coughing, option d place in uh, trend blur position, trend Trendenberg position. ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइमरी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो प्रायोरिटी क्या होती है, क्या प्रायोरिटी होगी, मतलब इसका मतलब अगर मरीज के दिमाग के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ चुका है, मतलब अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, आईसी पे बढ़ा हुआ है पेशेंट का, ठीक है, बढ़ गया है, तो एक नर्स की सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी, सबसे पहले जिम्मेदारी क्या होगी, वो अपने को क्या बताना है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, मेंटेन करेंगे एयरवे और ऑक्सीजनेशन। ठीक है, मेंटेन करना है अपने को एयरवे और ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है ना, और आईसीपी, जब दिमाग में क्या होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बताती हूँ मैं आपको। जब दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्रेन सेल को क्या होता है, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाएगा तो O2 की कमी होगी। ठीक है, और CO2 ब्लड में बढ़ जाएगा। जो CO2 का जो खतरा है, ठीक है, CO2 का CO2 जब ब्लड में बढ़ जाएगा, CO2 का खतरा, जब ब्लड में CO2 बढ़ जाता है तो दिमाग, ठीक है, दिमाग की नसें, जैसे ब्लड वेसल जो है वो फूल जाती है। ठीक है, वेजो डायलेशन हो जाता है। ठीक है, नसें फूलने से दिमाग के अंदर अंदर और ज्यादा जगह घेर लेती है। ठीक है, नसें जो है वो फूल जाती है और दिमाग के अंदर क्या है, ज्यादा जगह घेर लेती है, जिससे आईसीपी और बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी में अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, फिर नसें ज्यादा बढ़ जाएगी तो आईसीपी बढ़ जाएगा, आईसीपी और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी में अपन सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले एयरवे साफ करेंगे, ऑक्सीजन देना जरूरी है। ठीक है, ताकि CO2 का लेवल कंट्रोल में ला सके। ठीक है, और ब्रेन डैमेज ना हो। ठीक है, ब्रेन को डैमेज होने से बचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ ग्रेव्स डिजीज कॉमनली प्रेजेंट विथ, क्या बोल रहा है ये, एक पेशेंट है जो कि ग्रेव्स डिजीज, जिसकी ग्रेव्स डिजीज है। ठीक है, उसके कॉमनली क्या देखा जाता है, इसका मतलब अगर पेशेंट के ग्रेव्स डिजीज है तो उसमें आमतौर पर कौन से लक्षण या कौन से सिम्टम सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देता है ग्रेव्स डिजीज में, एग्स एक्सोपैथ एक्सो एक्सोफिथेमस थैलेमस सॉरी थैलेमोस। ठीक है, इसका नॉर्मली तो एक्सोपैथेलमस देखा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, आंखों का बाहर की तरफ निकलना, जो आंखें बाहर की तरफ निकलती है उनको बोला जाता है।
ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये बता दूं। ये ग्रेव्स जो डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपना जो इम्यून सिस्टम है किस पे, थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन T4 और T3 और T4 बनाने लगती है। ठीक है, इस हालत को हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है, और एक्सोपाइथेमस जिसको अपन प्रोप्टोसिस भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज की सबसे खास पहचान होती है क्लासिक साइन। ठीक है, क्लासिक साइन होता है, क्लासिक साइन यही है। इसमें क्या होता है, आंखों के नीचे टिश्यूज और मसल्स में स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आंखें आंखें ब्लजिंग यानी बाहर की तरफ निकल आती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, अपने आंखों के जो पीछे की साइड के जो टिश्यू है, टिश्यू और मसल्स में सूजन आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आंखें बाहर की साइड निकल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। विच इलेक्ट्रोलाइट imbalance कैन अकर आफ्टर excessive यूज ऑफ डायूरेटिक्स। क्या बोल रहा है, विच इलेक्ट्रोलाइट imbalance कैन अकर, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा आफ्टर एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का अगर अपन ने ज्यादा यूज किया, ठीक है, अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा डायूरेटिक्स यूज कर रहा है, ठीक है, डायूरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके खून में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, का बैलेंस बिगड़ सकता है। किसका बिगड़ेगा, अपना ये बिगड़ेगा हाइपोकैलेमिया। ठीक है, हाइपोकैलेमिया होगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया, पोटेशियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का काम होता है, डायूरेटिक्स किडनी को मजबूर कर देते हैं, है ना, अ, मजबूर कर देते हैं कि वो शरीर से पानी, है ना, ज्यादा से ज्यादा पानी और नमक बाहर निकाले। ठीक है, प्रोटीन लॉस, अब प्रोटीन लॉस जब पानी और सोडियम किडनी से बाहर निकलता है, तो उनके साथ साथ पोटेशियम भी बाहर निकल जाता है यूरिन के रास्ते। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया, जब ब्लड में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, ठीक है, डायूरेटिक्स क्या करते हैं, क्या बॉडी में से वाटर और सॉल्ट को बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर के साथ में पोटेशियम भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो पोटेशियम जब पोटेशियम के जो ब्लड में पोटेशियम के लेवल कम हो जाएगा, बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। अब हाइपोकैलेमिया जब पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से कम है, तो उसे हाइपोकैलेमिया। और पोटेशियम हमारे दिल, मतलब हार्ट के लिए, हार्ट और मसल्स की वर्किंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन पेरिकार्डियल tamponade इज। क्या बोल रहा है ये, द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन पेरिकार्डियल tamponade, इसका मतलब है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट नाम की कंडीशन। ठीक है, पेरिकार्डियल टेम्पोनेट एक कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन में वो कौन सी सबसे खास पहचान है, ठीक है, फाइंडिंग है, जो पेशेंट में देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग बतानी है जो पेशेंट में देखने को मिलती है, क्या मिलती है इसमें, बैक स्ट्रेट देखने को मिलता है। ठीक है, पेशेंट में क्या दिखने को मिलता है, बैक स्ट्रेट। ठीक है, बैक स्टेट में तीन चीजें देखने को मिलती है अपने को, तीन चीजें आती है, हाइपोटेंशन, ठीक है, डिस्टेंडेड नेक वेन, है ना, जिसमें अपन बोलते हैं गले की नस फूल जाना, और मफल्ड हार्ट साउंड, दिल की धड़कन का
दिल की धड़कन की आवाज बहुत हल्की हल्की या दूर से बहुत हल्की या दूर से आती है, सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ये कंडीशन ये हार्ट के चारों तरफ से अ, थलीली होती है। पेरिकार्डियम कहते हैं। जो देखो, हार्ट की जो चारों तरफ की एक जो लेयर होती है, ठीक है, जो पेरिकार्डियम जो है, तो पेरिकार्डियल टेम्पोरल में अचानक से बहुत सारा ब्लड जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर जाता है। ठीक है। तो हार्ट पर प्रेशर पड़ता है क्योंकि फ्लूइड जब लेयर से जो पाउच है ना, ठीक है, तो के अंदर और जो ये पाउच के ज्यादा फैल नहीं सकती, ठीक है, हार्ट दबने लगता है, कंप्रेस होता है, तो एक मफल साउंड आती है। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनता है ना, तो उसे हार्ट और चेस्ट वॉल के बीच में फ्लूइड की मोटी लेयर होती है, ठीक है, हार्ट और चेस्ट वॉल के बीच में एक फ्लूइड की मोटी लेयर होती है, ठीक है। इसलिए दिल की धड़कन की आवाज मफल मफल मतलब दबी हुई आती है, दबी हुई आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इंसुलिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली? क्या बोल रहे हैं अपन? विच इंसुलिन, कौन से इंसुलिन को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है आईवी? ठीक है, कौन सी इंसुलिन दी जाती है आईवी? ज्यादातर क्या होता है, सारी जो जितनी भी इंसुलिन है उन सबको अपने दी जाती है एससी, सबक्यूटेनियस दी जाती है। लेकिन ठीक है, लेकिन जो ये रेगुलर इंसुलिन है, ठीक है, रेगुलर इंसुलिन है जिसे अपन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दी जाती है अपने आईवी, ठीक है। क्लियर सॉल्यूशन, रेगुलर इंसुलिन एक क्लियर सॉल्यूशन होता है। इसकी केमिकल्स बनावट जो होती है, जो केमिकल्स होता है, ये ब्लड में जाते ही तुरंत ही घुल जाता है, ठीक है। ये अपना असर अक्षर एक्शन जो होता है वो शुरू कर देता है, तुरंत शुरू कर देता है, रैपिडली एक्शन करता है, ठीक है। इमरजेंसी यूज करते हैं इसे जब पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, ठीक है, जहां पे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इंसुलिन क्यों देते हैं अपन? शुगर को कंट्रोल करने के लिए। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब अपन इंसुलिन देते हैं, ठीक है। और अपन के कह रहे हैं ये जो रेगुलर इंसुलिन है वो अपन के कब दे रहे हैं? जब इमरजेंसी कंडीशन में दे रहे हैं, जब अपने को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मिले पेशेंट में, ठीक है, तब हम शुगर को बहुत जल्दी कंट्रोल करना होता है, ठीक है, तब हम रेगुलर इंसुलिन ड्रिप में इंफ्यूज करते हैं, आईवी ड्रिप में इंफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको इसी कंटिन्यूटी को जुड़ने के लिए हमें जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों की कंटिन्यूटी हमारे साथ बनी रहे। जिस तरीके से हम आपको हर एक क्वेश्चन को इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझाते हैं, जिससे हम आपको क्विक आंसर्स, रैपिडली आंसर्स आपको मिलते हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है हर क्वेश्चन का। तो आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है, जिससे हम आपके सारे जितने क्वेश्चंस आपके पुट होंगे हम आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सके। तो जुड़ने के लिए हम आपको स्टेप्स भी बताए हैं। हमने आपको नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस को आपको इंस्टॉल करना है। अब वो आपको इंस्टॉल कहाँ से करना है, मैं यहाँ पे आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दे दूंगी ऐप का। बाकी आप प्ले स्टोर से भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नर्सिंग गुरुकुल क्लासेस के ऐप को। वहां पे आपको पता चलेगा एंट्रेंस एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो आप वहां पे एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्ट करना और वहां पे आपको आपके जो बैच है, आरम बैच, जो कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है,
तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां से आपका आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, और स्पीड में हो सके। ठीक है, अब आ गए अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक रीनल फेलियर इज। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है क्रोनिक रीनल फेलियर का? ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि क्रोनिक रीनल जो फेलियर है ना, यानी जब किडनी हमेशा के लिए काम करना बंद कर दे, जो पक्का और परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या अपन इलाज कराएंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे हम अपन, जो क्रोनिक का क्या ट्रीटमेंट होगा, रीनल ट्रांसप्लांटेशन। तो अपन क्रोनिक के लिए क्या करेंगे, जब किडनी ऑलमोस्ट खराब है और पूरी किडनी क्रोनिक लेवल पे खराब है, ठीक है, तो अपने को क्या करने का, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूट में तो फिर भी हम थेरेपीज हीमोडायलिसिस करा सकते हैं, बट डायलिसिस किस में कराते हैं अपन, टेम्परेरी है। ठीक है, लेकिन जब अपने को बोल रहे हैं क्रोनिक है, तो अपने को क्या कराना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। ठीक है, a patient with pulmonary embolism commonly present with, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अ पेशेंट विथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक पेशेंट है जिसकी क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसमें कॉमनली क्या देखा जाएगा? ठीक है, अगर किसी मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पीई हो गया है ना, तो उसमें सबसे तुरंत लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले क्या दिखता है उसमें, अपने को सबसे पहले क्या दिखेगा, डिस्पनिया हो जाएगा, उसे सडन डिस्पनिया होगा। ठीक है, उस पेशेंट को सडन डिस्पनिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब अचानक सांस लेने में तकलीफ होगी उसे। ठीक है, चेस्ट में क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, टेकीकार्डिया होगा उसे। ठीक है, ब्रेडी नहीं होता, टेकीकार्डिया होता है। ठीक है, अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या है? ठीक है, ज्यादातर केसेस में पैरों की वेन्स, है ना, पैरों की वेन्स अभी अपन ने बताया था, काफ मसल्स में क्या होता है, क्लॉट बन जाता है, डीवीटी बन जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन जाता है। ठीक है, पढ़ा था। ठीक है, वो क्लॉट वहां से टूट कर, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया पैरों में, ठीक है, अब वो क्लॉट वहां से टूट के ब्लड के रास्ते क्या हुआ, लंग्स में आ गया। ठीक है, फेफड़ों में आ गया, फेफड़ों के आर्टरीज में आकर फंस जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। जैसे ही आर्टरीज को ब्लॉक होती है, ठीक है, वो जो क्लॉट आया उससे क्या होगा, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी, फेफड़ों के उस हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जिससे ब्लड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल अचानक गिर जाता है, तो हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। और क्योंकि ऑक्सीजन अचानक से कम हुई है, तो ब्रेन बॉडी को सिग्नल्स भेजता है कि जल्दी गहरी गहरी सांस लेने को। ठीक है, अचानक सडनली क्या करेगा, सांस फूलने की शिकायत होने लग जाएगी, तो ये सबसे पहला कॉमन साइन है। ठीक है, फिर उसको चेस्ट पेन होगा, है ना, ये सब होगा फिर। तो सबसे पहले क्या होता है, सडन डिस्पनिया हो जाएगा, उससे सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलोविन? कौन सी क्रेनियल नर्व है जो यहाँ निगलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ठीक है, हमारे दिमाग से निकलने वाली कौन सी क्रेनियल नर्व है जो खाना निगलने के लिए जिम्मेदार होती है? खाना निगलने के लिए मेन तीन नर्व्स होती है। ठीक है, तो फर्स्ट नर्व कौन सी है इसमें, ये होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व।
ठीक है, ग्लेसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ये गले के पीछे फेरिंग्स और पीछे 1/3 हिस्से में सेंसिंग और मसल्स को कंट्रोल की जाती है, जिसे गैस रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, के लिए भी जिम्मेदार होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, द एंटीडोट फॉर वारफेरिन टॉक्सिसिटी इज, वारफेरिन की टॉक्सिसिटी के लिए कौन सा एंटीडोट है? ठीक है, किसी पेशेंट को वारफेरिन, एक खून पतले करने वाली दवाई या एंटीकोगुलेंट की डोज ज्यादा हो जाए और शरीर में टॉक्सिसिटी जहरीला असर होने लगे, ठीक है, उसे खत्म करने के लिए कौन सी एंटीडोट या कौन सी एंटीडोट दी जाती है? तो क्या दी जाएगी? जब खून पतला हो चुका है तो अपने को क्लॉटिंग फैक्टर देना है क्लॉट करवाने के लिए, तो उसकी एंटीडोट क्या होगी? विटामिन के। ठीक है, हमारा लीवर खून जमाने वाला क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर, सॉरी, खून जमाने वाले फैक्टर्स बनाने के लिए विटामिन के का इस्तेमाल करता है। जब लीवर को ब्लड को क्लॉट कराना होता है तो विटामिन के का यूज करता है अपन। ठीक है, वॉरफेरिन शरीर में विटामिन के काम को रोक देता है। ठीक है, विटामिन के कम हो जाएगा तो मतलब ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाएगा। ठीक है, जिससे शरीर का जो खून है वो पतला हो जाता है और जो क्लॉट है वो नहीं बन पाता। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर वॉरफेरिन ज्यादा हो जाएगा तो खून इतना ज्यादा पतला हो जाता है कि पेशेंट के कहीं से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है। ठीक है, बहुत जल्दी पेशेंट के कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाएगी। और जब विटामिन के क्या करता है, जब हम बाहर से विटामिन के देते हैं तो लीवर वापस से क्लॉटिंग फैक्टर बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये वॉरफेरिन के असर को ओवरराइड करता है, यानी खत्म कर देता है, और जो बनाना है वो रुक जाता है, जो खून बह रहा है वो रुक जाता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर में अपन क्या बोलते हैं? विटामिन के को बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं हम इस सीरीज का। विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिमिशन एंड एक्सेसिरेशन ऑफ demyelination in CNS? क्या बोल रहा है ये? विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कौन सी डिजीज है? ठीक है, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिमिशन एंड एक्स एक्सासर्बेशन। ठीक है, इसका मतलब है सीएनएस या ब्रेन के जो ब्रेन और स्पाइनल कोड में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें डीमाइसलेशन डीमाइलेशन माइलिनेशन, ठीक है, नसों में सेफ्टी की लेयर का हटना। ठीक है, माइलिनेशन क्या होता है? जो नसें हैं, नसों की सेफ्टी लेयर जो है वो हटने लगती है, और ये बीमारी रिमिशन मतलब लक्षणों का होना या ठीक होना, और एक्स एक्सर्बेशन मतलब अचानक से क्या होता है? लक्षणों का अचानक से बढ़ जाना, अटैक आना के रूप में चलती है। ठीक है, तो कौन सी डिजीज है? वो कौन सी है? ये होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कौन सी डिजीज होती है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब अपन बोलते हैं माइलिनेशन क्या है? ठीक है, हमारे दिमाग की नसें, ठीक है, न्यूरॉन्स के ऊपर एक एक लेयर होती है जिसे अपन माइलिन शेड कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल, है ना, बिजली के तार के ऊपर जैसे प्लास्टिक का कवर होता है ना, वैसी होती है।
ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से कवर इस कवर को नष्ट कर देता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि वो जो लेयर होती है ना ऊपर की, उसे वो खत्म कर देता है, ठीक है, तो हटा देता है, ठीक है। और रीमिशन और एग्जिबिशन में एमएस, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की सबसे बड़ी पहचान यही है कि मरीज को अचानक से कोई दिक्कत होगी, ठीक है, अचानक से, जैसे धुंधला दिखना या चलने में तकलीफ होना, फिर कुछ वक्त बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगी, जिसे अपन रिमिशन कहेंगे, ठीक है। और कुछ महीनों या कुछ सालों बाद वही दिक्कत फिर अचानक से लौट के आएगी, जिसे अपन एक्सगिबेशन कहेंगे, ठीक है। वो ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। तो रिमिशन मतलब अपन समझ गए, क्या समझे, कि कुछ वक्त के लिए वो शांत हो जाएगी, रिमिशन हो जाएगी, ठीक है, और वही वापस लौट के आएगी, तो उसे अपन एग्जिबिशन कह रहे हैं, ठीक है। अब अपन ने बाकी सब देखते हैं, जो पार्किंसन डिजीज है, वो किस में होती है, डोपामिन की जो कमी होती है ना, उससे होता है, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है, मसल्स और नर्व्स से ये मसल्स और नर्व्स के मिलने वाली जगह है, ठीक है, ये बीमारी नहीं है। और एपिलेप्सी दिमाग में अचानक उठने वाली बिजली की लहर है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होती है, जिसे अपन दौरे आना बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम अपना। A patient with hypovolemic shock is most likely to have, क्या बोल रहा है, एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है विथ हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है, हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ है उसे, किसी पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ है, यानी शरीर में खून या पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, ठीक है, वॉल्यूम की कमी हुई है। तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलेगा अपने को, इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा अपने को हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया, ठीक है, बहुत तेज धड़कन हो जाएगी उसकी, ठीक है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी, और क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी उसका लो हो जाएगा, ठीक है। हाइपोवॉलेमिक शॉक मतलब, हाइपो मतलब कम, ठीक है, वॉलेमिक मतलब वॉल्यूम, जब शरीर में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो, है ना, ये किससे होता है, एक्सीडेंट से होता है, फ्लूइड लॉस से, ठीक है, डायरिया या वॉमिटिंग से होता है। तो हार्ट के पास पंप करने के लिए जो इनफ ब्लड है वो नहीं होता, ठीक है, जो कि क्या होता है, टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया में क्या होता है, ये अर्ली साइन होता है जब बीपी गिरने लगता है, तो हमारा दिमाग हार्ट को सिग्नल भेजता है कि जल्दी जल्दी पंप करो, ताकि अपन क्या कर सके, ताकि जल्दी जल्दी पंप करो, ताकि हम बचे हुए खून से ऑर्गन्स तक जो ऑक्सीजन है वो पहुंचा सके, ठीक है। इसलिए जो टेकिकार्डिया हो जाता है, फास्ट ब्रीथिंग, पल्स रेट जो है वो बढ़ जाती है, और जब शरीर में ज्यादा कंपनशेट नहीं कर पाता, तो ब्लड प्रेशर भी गिर जाता है, कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। अपन 17th क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इज, मोस्ट कॉमन कॉज बताना है अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का, ठीक है, जीआई, अपर जीआई ब्लीडिंग का क्या मतलब सबसे मेन कॉज होगा, ये क्या होगा, इसकी वजह से पैप्टिक अल्सर डिजीज, ये जिसे अपन ड्यूडेनल अल्सर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपर जीआई क्या है, हमारे स्टोमक, हमारा ईसोफेगस जो है, ठीक है, फूड पाइप जिसे अपन बोलते हैं, स्टोमक या ड्यूडेनम, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, अपर जीआई क्या है, स्टोम ईसोफेगस, अपर जीआई मतलब स्टमक और ड्यूडेनम, ठीक है। और पेप्टिक अल्सर क्या होता है, हमारे पेट या ड्यूडेनम की लाइनिंग
जो होती है में होने वाले जो वो क्या हो जाते हैं, सोर्स बन जाते हैं, सोर्स होते हैं। ठीक है, जब हमारे पेट में एसिड के एसिड इन जख्मों को लगातार डैमेज करता है, तो इस वजह से क्या होती है, ब्लड वेसल्स फट जाती है। ठीक है, और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसे अपन पेप्टिक अल्सर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अपन। Which laboratory value is most important to monitor in a patient receiving heparin therapy? क्या बोल रहा है, विच लेबोरेटरी वॉल्यूम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सी लैब की वैल्यू इंपॉर्टेंट है टू मॉनिटर इन अ पेशेंट, मॉनिटर करना है पेशेंट को जब अपन हिपेरिन थेरेपी दे रहे हैं, पेशेंट जब हिपेरिन थेरेपी ले रहा है, इसका मतलब जब पेशेंट को हिपेरिन थेरेपी मतलब खून को पतला करने का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, दिया जा रहा है, तो डॉक्टर और नर्स को सबसे ज्यादा ब्लड टेस्ट में किस लैब टेस्ट को लैब की वैल्यू पे नजर रखनी चाहिए, तो किस पे रखते हैं वो, एपीटीटी पे। अब ये एपीटीटी क्या है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम। ठीक है, हेपेरिन का क्या काम होता है, फास्ट एक्टिंग एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्लॉटिंग प्रोसेस को रोकता है ताकि नए क्लॉट्स ना बने। ठीक है, मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है, अगर हेपेरिन की डोज कम हो जाती है, ठीक है, मॉनिटरिंग क्यों क्यों करते हैं अपन मॉनिटर, इसमें क्या होता है, अगर हेपेरिन की डोज कम हो जाती है तो क्लॉट बनने का डर रहेगा। ठीक है, क्लॉट बन जाएंगे। अगर डोज बहुत ज्यादा हो जाती है तो पेशेंट के इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अब एपीटीटी टेस्ट का क्या है, ये टेस्ट बताता है कि खून जमने मतलब क्लॉट होने में कितने सेकंड्स लग रहे हैं। ठीक है, टाइम बताता है, तो यही टाइम तो इम्पोर्टेंट होता है कि हिपेरिन थेरेपी के टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। अ पेशेंट विद SIADH is expected to have, एक पेशेंट है जिसके क्या है, SIADH, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, हो गया है, तो उसके ब्लड के, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया है, तो उसके ब्लड या यूरिन टेस्ट में मिलने की उम्मीद होती है। क्या मिलने की उम्मीद होती है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपन, तो अपन क्या देखते हैं उसमें, हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, अपने को क्या होता है इसमें, खून में सोडियम की कमी दिखती है अपने को, सोडियम की कमी हो जाती है इसमें। ठीक है, SIADH क्या है, इस कंडीशन में हमारा दिमाग जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा ADH जिसे अपन एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाने लगता है। ठीक है, ADH का क्या काम होता है, ADH किडनी को बोलता है कि पानी बाहर मत निकालो। ठीक है, इसे शरीर के अंदर रोको, रिस्टेन करो, ठीक है, रिटेन करो। अब फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, जब ADH बहुत ज्यादा होता है तब किडनी यूरिन यूरिन कम बनाती है और सारा पानी शरीर में रोक लेती है, रुक जाता है उसका। ठीक है, इससे शरीर में पानी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, फ्लूइड का जो लेवल होगा बॉडी में वो बढ़ जाएगा। तो हाइपोनेट्रेमिया क्यों होता है, आप ये बताते हैं। अब यहाँ ध्यान दे, सोडियम कम नहीं हुआ है, ठीक है, बल्कि पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसने सोडियम को डाइल्यूट कर लिया है। ठीक है, पतला कर दिया है, जिसे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। ठीक है, अब सोडियम कम नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ इसमें, वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो गया, तो वो डाइल्यूट हो चुका है सोडियम।
ठीक है, इसलिए पेशेंट्स में दिखेगा हाइपोनेट्रिक। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बताना है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का। ठीक है, क्या है, अगर किसी पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए तो उसके लिए सबसे पहला सबसे जरूरी इलाज क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ है तो डिफिब्रिलेशन करवा देना। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, डिफिब्रिलेशन। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, ये अचानक से हार्ट रिदम जो है, ठीक है, हार्ट रिदम जो है इसमें दिल के जो नीचे जो वेंट्रिकल्स है वो कम पंप करने की बजाय सिर्फ क्विवर मतलब थरथराते हैं। ठीक है, क्विवर है। ठीक है, इसका मतलब है शरीर और दिमाग तक बिल्कुल भी खून नहीं पहुंचता, मतलब बहुत कम पंप कर पाते हैं, वेंट्रिकल्स जो है वो पंप ही नहीं कर पाते। पेशेंट कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो जाता है। ठीक है, उसकी पल्स गायब हो जाती है। ठीक है, डिफिब्रिलेशन का अब क्या काम होगा, डिफिब्रिलेशन मशीन एक इलेक्ट्रिक शॉक भेजती है जो दिल के बाहर, ठीक है, दिल दिल की भी दिल भी उससे बेमतलब की थरथराहट को, ठीक है, एक पल में रोक देती है, मतलब रीसेट कर देती है वापस। जो वेंट्रिकल्स थोड़े क्विरल कर रहे थे, क्विवर कर रहे थे, तो उसे क्या करते हैं, रीसेट कर देती है। इससे दिल के नेचुरल पेसमेकर जो ऐसे नोट्स है उनको मौका मिलता है कि वो वापस अपनी नॉर्मल रिदम शुरू कर दें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने एमएसएन के भी क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। हमने तीनों तीनों मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट्स को लेके तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहे, प्लीज गिव अस रिव्यू, जिससे हमें पता चल सके कि हम लोगों को और क्या क्या मतलब कैसे हम आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।